अस्सलामुअलैकुम, साइकोलॉजी क्लास में खुश आमदीद। मैं शाज़िया गुलाम नबी आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंडर ही आता है। तो आज की वीडियो में हम जिन एरियाज़ को कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, इनकी हम सिम्टम्स को देखेंगे, DSM-5 में से कॉजेज़ देखेंगे और ट्रीटमेंट देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की हर नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। उससे भी पहले हम डिस्मॉर्फिक का मतलब देख लेते हैं। डिस्मॉर्फिक होता है कि ऐसी कंडीशन जिसमें जिस्म के किसी पार्ट की शेप का चेंज हो जाना, यानी नॉर्मल से हटके हो जाना, डिस्मॉर्फिक का ये मतलब होता है। लेकिन BDD में क्या होता है, जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें लगता है कि उनके बॉडी का कोई पार्ट है, नोज़ है, लिप्स है, जो है या पूरी बॉडी है, वो उनका जो साइज़ है या शेप है वो चेंज हो गई है, वो बहुत अगली हो गई है। जबकि रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो अपनी असल जगह पे होती हैं, वो अपनी असल शेप में होती हैं, बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, लेकिन पेशेंट को ऐसा लग रहा होता है। इसकी डेफिनेशन देखें, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर इज़ ए मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर in which you can't stop thinking about one or more perceived defects or flaws in your appearance as flaws that appears minor or can't be seen by other। यानी पेशेंट को क्या लगता है कि उनकी जो बॉडी है वो बहुत ही अगली हो गई है और वो इस बारे में मुसलसल सोचते रहते हैं, वो इस थिंकिंग को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। जबकि हकीकत में कोई माइनर सी चीज़ होती है जो कि दूसरों को बिल्कुल नज़र भी नहीं आ रही थी, लेकिन उनका जो ध्यान होता है वो फुली तौर पर पूरा दिन उसी एक चीज़ की तरफ होता है कि ये बहुत बुरी है। अपनी अपीयरेंस के मुतालिक वो बहुत ही कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ये बहुत बुरा नज़र आ रहा है, बार बार मिरर चेकिंग करते हैं। और जैसे इस तस्वीर में भी दिखाया गया है कि लड़की की जो बॉडी है वो स्लिम है, लेकिन उसे क्या नज़र आ रही है कि वो अभी भी उसे कह रही है कि ये बहुत मोटी है। उसे इस तरह की चीज़ें पेशेंट को नज़र आ रही होती हैं। But you may feel so embarrassed, ashamed and anxious that you may avoid many social situation। और इसी सोच को लेकर वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं, बहुत एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, बहुत डिप्रेशन का शिकार होते हैं और सोशल सिचुएशन में जाना बंद कर देते हैं कि लोग उन्हें जज करेंगे, लोग उनके इस डिफेक्ट को देखेंगे। जबकि दूसरों की तो नज़र भी नहीं पड़ रही होती, दूसरों के तो माइंड में भी नहीं होता, लेकिन वो मुसलसल इसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं। जैसे कि ये नेक्स्ट मैंने कुछ पिक्चर्स ऐड की, देखें मिरर में उसको अपनी नोज़ कितनी बड़ी लग रही है, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता। और दूसरी पिक्चर में उसको अपने फेस पर कोई भी पिंपल या कोई झुर्रियाँ नज़र आ रही होती हैं, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता। या मामूली सी कोई चीज़ होती है जो कि देखी भी नहीं जा सकती, लेकिन उस पर उनका फोकस होता है कि ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत मैं बुरी लग रही हूँ या बुरा लग रहा हूँ, मेरी नोज़ बिल्कुल मोटी है, बिल्कुल उसकी शेप ख़राब है। और इसी चक्कर में इस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत सर्जरियाँ करवा रहे होते हैं कि अपनी इस शेप को ठीक करने के लिए, जबकि रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो बिल्कुल ठीक चीज़ ठीक शेप में होती है। अब ब्यूटी कॉन्शियस तो हर बंदा होता है कि हर इंसान, हर टीनेजर जो है, ख़ासकर 18 से अबव 25 तक 30 तक, हर बंदा चाहता है कि वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आए, दूसरों से अलग नज़र आए, दूसरों से सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। लेकिन अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए कि मुझे हमेशा परफेक्ट ही नज़र आना है या मेरे अंदर ज़रा सा भी फॉल्ट नहीं होना चाहिए, और उस वजह से उनकी जो सोशल लाइफ है, उनकी ऑक्यूपेशनल लाइफ है, उनकी पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, तब ये चीज़ डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम इसका DSM-5 में से डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखते हैं, जिसकी बिना पर हम किसी को डायग्नोस करते हैं कि इनको बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर हो गया है। सबसे पहले ए है। ए में क्या लिखा हुआ है, प्री ऑक्यूपेशन विद वन और मोर परसीव्ड डिफेक्ट और फ्लॉज इन फिजिकल अपीयरेंस। यानी उस एक बंदे को अपने फिजिकल अपीयरेंस में एक या एक से ज़्यादा जो है वो डिफेक्ट नज़र आ रहे हों और बहुत ज़्यादा कंसर्न हो उस चीज़ के बारे में। डैट आर नॉट ऑब्जर्वेबल और अपीयर इन स्लाइट और टू अदर। ठीक है, जो कि
ऑब्जर्वेबल भी ना हो, जो कि दिखाई भी ना दे रहे हों दूसरों को, लेकिन क्या है उस बंदे को अपने अंदर वो डिफेक्ट नज़र आ रहा हो। बी है एट सम पॉइंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डिसऑर्डर द इंडिविजुअल हैज़ परफॉर्म रेपिटेटिव बिहेवियर, और इस पॉइंट पे वो अपन रेपिटेटिव बिहेवियर शो करता है। कौन से रेपिटेटिव बिहेवियर शो करता है? बार बार मिरर चेकिंग करता है, एक्सेसिव ग्रूमिंग करता है। एक्सेसिव ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा कंसर्न होना अपने आप को ग्रूम करने में, कि मैं बालों को ऐसा बना लूँ, मैं अपने नोज़ को ऐसा बना लूँ, मैं इतनी ज़्यादा बेस लगा लूँ ताकि वो सारी चीज़ें छुप जाएं, और इसी चक्कर में वो बहुत अजीब से नज़र आना शुरू हो जाते हैं। स्किन पिकिंग करते हैं, यानी स्किन को जगह जगह से उखेड़ना शुरू करते हैं कि जो उन्हें चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती। रेजोनेंस सीकिंग, यानी दूसरों से भी वो यकीन दहानी करवा रहे होते हैं। रेजोनेंस सीकिंग का मतलब है यकीन दहानी कराना कि मैं ठीक लग रहा हूँ, नहीं लग रहा हूँ, या ठीक लग रही हूँ, नहीं लग रही हूँ, या ख़ुद भी वो बार बार मिरर चेकिंग के ज़रिए यही कर रहे होते हैं। और मेंटल एक्ट, जैसे कि मेंटल एक्ट करते हैं कि कंपेयरिंग हीज और हर अपीयरेंस विद दैट ऑफ अदर, दूसरों के साथ मुसलसल अपना कंपैरिजन करना सोच में, और इन रिस्पॉन्स टू अपीयरेंस कंसर्न, और अपनी अपीयरेंस के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न होना। सी है द प्रीऑक्यूपेशन कॉजेज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट, और ये जो कंसर्न है ये इनकी प्रीऑक्यूपेशन है जो कि क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन सोशल, ऑक्यूपेशनल और अदर इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ फंक्शनिंग, यानी ये जो चीज़ है उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो, उनकी जो लाइफ है, लाइफ के डिफरेंट एरियाज़ हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हों। ठीक है, घर वाले भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनकी जॉब डिस्टर्ब हो रही है, लाइफ पार्टनर डिस्टर्ब हो रहा है, या लाइफ पार्टनर नहीं है तो जो बाकी घर वाले हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। डी है द अपीयरेंस ऑफ प्रीऑक्यूपेशन इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड बाय कंसर्न विद बॉडी फैट और वेट in an individual whose symptoms meet diagnostic criteria for an eating disorder, और वो कह रहे हैं कि ये जो डिसऑर्डर है ये किसी और डिसऑर्डर को के साथ इनकी जो सिम्टम्स है वो ओवरलैप ना कर रही हों, या ऐसा नहीं है कि कोई बंदा वाकई बहुत मोटा है और वो अपनी बॉडी के बारे में कंसर्न है कि मैं अपनी फ़ैट को कम कर लूँ, तो हम उसे बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में कंसर्न नहीं कर सकते। यहाँ बात हो रही है उन डिफ़ेक्ट, उन फ्लॉज़ की जो कि दूसरों को नज़र भी नहीं आ रहे होते, जबकि हकीकत में वैसी चीज़ यानी होती नहीं है, लेकिन उस पेशेंट को वो डिफ़ेक्ट और फ्लॉज़ नज़र आ रहे होते हैं। तो ये DSM का क्राइटेरिया था, जब किसी पर्सन में ये सिम्टम्स शो होंगी और इस तरह से शो होंगी तो हम उन्हें डायग्नोस करते हैं कि ये जो पेशेंट है वो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर के साथ है। नेक्स्ट हम इसकी कॉजेज़ देखते हैं कि इनके पीछे वजह क्या होती है, लोग ऐसा क्यों करते हैं, इतने कंसर्न क्यों होते हैं। इनकी कॉजेज़ डिफरेंट तरह की हो सकती हैं, जैसे जेनेटिक कॉज भी हो सकती है, एनवायरमेंटल कॉज हो सकती हैं, इंसान के अपने बहुत ही बैड एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। तो देखते हैं, फर्स्ट है हैविंग ब्लड रिलेटिव्स विद बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी वही जेनेटिक कॉज के पहले फैमिली में अगर ये चीज़ रन कर रही है तो हो सकता है वहाँ से ये चीज़ पेशेंट में आई हो। सेकंड है नेगेटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस सच एज चाइल्डहुड टीजिंग, नेगलेक्ट और अब्यूज़, किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया गया हो, उसकी अपीयरेंस के मुतालिक ये तो है ही बुरा, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, उसके कंपैरिजन ये बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जब एक बच्चे के साथ मुसलसल हो रही हों तो उसमें हो सकता है कि टीन एज में जाके उसमें बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर आ जाए। थर्ड है सर्टेन पर्सनैलिटी ट्रेड्स, कुछ ऐसी पर्सनैलिटी ट्रेड्स डेवलप हो जाती हैं जैसे कि परफेक्शनिज़म, के मैं हमेशा मुझे परफेक्ट ही नज़र आना है, एक ज़रा सा दाना भी मेरे मुंह पे नहीं निकलना चाहिए, ज़रा सी जुटियाँ भी मेरे मुंह पे नहीं आनी चाहिए, मुझे हमेशा मुझे हमेशा परफेक्ट नज़र आना है, ये पर्सनैलिटी ट्रेड भी कॉज हो सकती है। फोर है सोसाइटल प्रेशर और एक्सपेक्टेशन ऑफ ब्यूटी, ये भी नेगेटिव एक्सपीरियंस में आएगा कि किसी इंसान का ऐसी सोसाइटी से तल्लक है जहाँ ब्यूटी को बहुत प्रमोट किया जाता है और ब्यूटी की डेफिनेशन वहाँ डिफरेंट होती है।
कि इस तरह की फ़ीचर्स होंगे, ये कलर कॉम्प्लेक्शन होगी तो ही ब्यूटी होगी, वरना नहीं होगी। तो ऐसे सोसाइटी में जब कोई पर्सन रहता है तो उसमें भी बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर हो सकता है कि उस सोसाइटी का बहुत प्रेशर हो, सोसाइटी की तरफ से बहुत टीज़ किया जा रहा उस बंदे को नज़रों से, लहजों से, एक्सपीरियंसेस से, तो उस बंदे में भी बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर हो सकता है। 5 है हैविंग अनदर मेंटल हेल्थ कंडीशन सच एज एंग्जाइटी और डिप्रेशन। अब इस बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर के पेशेंट में भी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन तो होता ही है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी डिप्रेशन और एंग्जाइटी की वजह से बॉडी डिस्मॉर्फिक हो जाए। नेक्स्ट हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं और इसके ट्रीटमेंट में शामिल है साइकोथेरेपी प्लस मेडिकेशन दी जाती है ताकि जो केमिकल इम्बैलेंसिंग हो गई है या बहुत ज़्यादा जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, उसको कम किया जाए, उसकी जो सिम्टम्स हैं उसको थोड़ा सा रिमूव किया जाए, उसको थोड़ा सा रिलैक्सिंग फील करवाया जाए। उसके अलावा साइकोथेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट है, साइकोथेरेपी के बगैर ये ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं है। साइकोथेरेपी में हम जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो पेशेंट को इंसाइट ही नहीं होती अपनी इस डिसऑर्डर के मुतालिक, कि वो कह रहे होते हैं कि हमें जो नज़र आ रहा है वो ठीक, हमारे जो बिलीव हैं कि हमें जो नज़र आ रहा है वो ठीक है बिल्कुल। सबसे पहले तो उनमें इंसाइट बिल्ड की जाती है, फिर उन्हें मेडिसिन्स दी जाती हैं, फिर उन्हें उनकी जो ट्रीटमेंट है वो उनके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेट्स हैं, उनकी नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट उस तक पहुंचा जाता है कि इसके पीछे जो उनकी थॉट हैं वो क्या हैं, जो उन्हें सुकून से बैठने नहीं दे रही, जो उन्हें अपनी इस बॉडी के बारे में इतना कंसर्न करवा रही हैं। और इन जैसे पेशेंट को ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि आपके अकॉर्डिंगली आपकी नज़र में ब्यूटी की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, हो सकता है उसकी नज़र में ब्यूटी की डेफिनेशन कोई और हो, वो ना हो जो हम सोच रहे हैं। तो इन पेशेंट को ये क्वेश्चन ज़रूर किया जाता है ताकि उनकी थॉट को जाना जाए कि आया कि उसकी ब्यूटी के बारे में थॉट क्या है, क्यों वो अपनी बॉडी के बारे में इतना कंसर्न है। उसकी नेगेटिव थॉट निकाली जाती हैं, फिर उन थॉट्स को चेंज किया जाता है, डिसफंक्शनल थॉट को फंक्शनल थॉट में चेंज किया जाता है। फिर इसके अलावा ERP भी करवा सकते हैं, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, कि अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा मिरर चेकिंग कर रहा है या कोई और रेपिटेटिव बिहेवियर शो कर रहा है तो उसके इस बिहेवियर को कम करने के लिए। फिर इन पेशेंट में कॉन्फिडेंस लेवल, सेल्फ इस्टीम अपने बारे में बहुत लो होती है, तो उनमें सेल्फ इस्टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज करवाई जाती है ताकि उनका अपने बारे में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और जो सोसाइटी से वो मूव कर गए हैं, सोसाइटी में जाना पसंद नहीं करते, वो अपने बारे में उनका कॉन्फिडेंस हाई हो जाए। तो इस तरह CBT और प्लस मेडिकेशन दोनों से ही इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। होप सो आपका बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर क्लियर हो गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर नोटिफिकेशन। आई विल बी कमिंग द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।